वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और इस वीडियो में हम उम्मीद बैच के बारे में हर एक डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके लिए वो एनफ रहने वाला है, उसको फॉलो करना है तो कैसे करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, कौन उसको फॉलो कर सकता है, और उम्मीद के लेक्चर्स देखने के बाद एडिशनली क्या करना होगा कि हम सेलेक्ट हो पाए, कि या सिर्फ उम्मीद ही एनफ है हमारे सिलेक्शन के लिए। यह हर एक चीज़ को इन डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपके सामने। और मेरा वीडियो इस टॉपिक पे काफ़ी ऐसे लेट आ रहा है क्योंकि मैंने टाइम लिया थोड़ा कि कुछ लेक्चर्स हो जाए उम्मीद के, ताकि मैं देख लूँ और तब मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊँगा। क्योंकि पिछले साल के लेक्चर्स के बेसिस पे इस साल की उम्मीद को जज करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया वैसे। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक दो लेक्चर्स देख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने व्यूज़ बताऊँगा आपको कि क्या है। और पिछले साल से तो इस बार बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और साथ में कुछ ड्रॉबैक्स भी है, पर इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है उम्मीद बैच में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहले कुछ जनरल चीज़ें हम देखेंगे कि क्या ये रियली वर्थ इट है, कौन फॉलो कर सकता है, और इसके बारे में सारा डिटेल हम आपको देंगे, बैच का जो भी डिटेल है, अगर आपने ओरिएंटेशन मिस कर दी हो तो। और ये दोनों हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, यानी कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट अभी तक जिसको नहीं पता है तो आप लोगों के लिए भी उम्मीद बैच को लॉन्च किया गया है इस साल। फीचर्स वही आपको ओरिएंटेशन में पता होगा कि पूरा सिलेबस कवर होगा, 15 डेज पे टेस्ट रखे जाएंगे आपके और डीपीपीज मिलेंगे आपको। और वो एक डीपीपी बैटल ग्राउंड का फीचर है, वो उतना कुछ खास नहीं है, आपको डीपीपीज मिलेंगे, बस आप इस पर ध्यान रखो। क्वेश्चन तो आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे क्रुशियल चीज़ ये पूरे उम्मीद बैच का, कि लेक्चर्स को डिज़ाइन कैसे किया गया है। और ये मैंने खुद लेक्चर्स देख के, मैंने मतलब ज़्यादा नहीं देखा, मैंने थोड़ा थोड़ा देर देखा है। फिजिक्स का एक लेक्चर देखा, केमिस्ट्री में भी तीनों पार्ट का एक एक लेक्चर देखा, और बायोलॉजी में मैंने देखा, ताकि मैं, और मतलब ऐसे मैं ये नहीं करा मैं 8 घंटे बैठ के लेक्चर देख रहा था, नहीं। मैंने आधे एक घंटे देखा, स्किप कर करके देखा, मैंने चीज़ें समझी और उसके बाद मैं लेके आता हूँ। देखो, जो हर एक लेक्चर है ना, वो एक्सपर्ट फैकल्टी करा रही है, यानी वो टॉपिक में जो एक्सपर्ट्स है वही करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर फेमस है तो उसको सारा टॉपिक दे दिया पढ़ाने को, नहीं। आप बायोलॉजी में जाकर देखो कि जो टीचर जिस टॉपिक में स्पेशलिस्ट है उनको वही टॉपिक मिल रहा है, वही टॉपिक कराया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि एक्सपर्ट फैकल्टी के लिए द्वारा आपको चैप्टर्स कराए जाएंगे, कि अगर कोई टीचर को फिजियोलॉजी अच्छे से आती है तो फिजियोलॉजी ही कराएंगे। तो ऐसे करके हर टॉपिक के लिए अलग अलग टीचर असाइन हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और देखो, जितने भी आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और चाहे बायोलॉजी में, वो नीट के पीवाईक्यूज ही मोस्टली आपको देखने मिलेंगे, और एक जेई मेंस के रिलेवेंट पीवाईक्यूज देखने मिलेंगे। यानी जेई मेंस के भी सारे क्वेश्चंस नहीं, जेई मेंस के वैसे क्वेश्चन पिक करके डाले गए हैं लेक्चर्स में और आपके डीपीपीज में भी, कि जो नीट में आ सकते हैं। जेई मेंस में ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बट सब कुछ नीट के लिए रिलेवेंट नहीं होता है। तो इसके लिए पीडब्ल्यू को एक थैंक यू बोलना पड़ेगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की कि जेई के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हमें लाके लेक्चर्स में दिए और डीपीपीज में भी दिए। वरना अगर आप खुद से जेई का पीवाई को सॉल्व करने जाओगे, आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ ऐसा जेई बेस्ड कॉन्सेप्ट होगा जो आपको नहीं आता होगा, सॉल्व नहीं होगा, तो आप फिर डिप्रेस्ड होगे। तो ऐसा इसलिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ दी गई है। और डिराइव्ड पीवाईक्यूज हैं बहुत सारे, यानी पीवाईक्यू को लेके ही उसका डेटा चेंज कर दिया और उस पर क्वेश्चन बना दिया। और एक नई चीज़ मैंने नोटिस की, कनेक्टिविटी। यानी कि एक चैप्टर का कोई क्वेश्चन है, वो आपको ऐसे सवाल देखने मिलेंगे जो 2-3 चैप्टर से कनेक्टेड हो, तो आपको हर चैप्टर से वो कॉन्सेप्ट उठा के वो सब रिवाइज हो जाएगा। और वैसे ही सिमिलर है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट रिविजन एट सेम टाइम, यानी कुछ कुछ सवाल ऐसे लॉन्ग रखे गए हैं जिसमें 2-3-4 फॉर्मूले लग रहे हैं या फिर एक दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो इससे जल्दी रिवीजन करने में हेल्पफुल होता है ये सारी चीज़ें। सिंगल फार्मूला के आप 4 सवाल करोगे तो आपके जाके 4 फार्मूला रिवाइज होंगे, पर अगर आप एक ही सवाल कर लो जिसमें 2-3 फार्मूले लगते हो, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ रिवीजन हो सकते हैं। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट एट वंस रिवीजन का ये एक अच्छा नया ऐड किया गया है, ये वाला आइडिया। तो ये एक अच्छा लगा मेरे को। और क्वेश्चंस तो हर एक फार्मूला पे जैसा हमेशा होते थे, हर एक फार्मूला पे एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कोई फार्मूला को ऐसे डिस्कार्ड नहीं किया गया। छोटे से छोटे फार्मूले पे भी आपको एक सवाल तो ज़रूर देखने को मिलेगा, और जो इंपॉर्टेंट है उस पर 2-3 सवाल आपको देखने मिल जाएंगे जो हमेशा रिपीट होते आ रहे हैं। और बायोलॉजी जो है फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, ज़्यादा थोड़ा सा सर बाहर का बताएंगे आपको बीच बीच में, पर वो आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है, मतलब आपको उतना ही बताएंगे जितना आपको जानना है, क्योंकि पिछले साल भी कुछ सवाल एनसीईआरटी के बाहर से आ गए थे, तो उसके लिए ये अच्छा है। अब बात आती है कि फॉलो कौन कौन कर सकता है। देखो, इसको सारे ड्रॉपर्स फॉलो कर सकते हैं जिनकी टूटी फूटी प्रिपरेशन है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और मान लो मतलब आपने मैक्सिमम चीज़ें पढ़ रखी है पर आपको रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है, तो आप फॉलो कर सकते हो।
पार्शियल ड्रॉपर्स जितने हैं, जिनको लग रहा है कि मतलब जो पार्शियल ड्रॉप ले रखे थे और थोड़ा बहुत पढ़ते आ रहे थे, या फिर नहीं भी पढ़ते आ रहे थे, जिनको लग रहा है कि अब मैं अभी से शुरू करूँ और मेरे पास 2 महीने हैं, 2.5 महीने, तो क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं। तो ऐसा तो हम श्योरली बोल तो नहीं सकते हैं कि आप कर लोगे, पर एक ट्राई देने में क्या जाता है। अगर एक ट्राई देने से आपको BAMS से MBBS का अपग्रेडेशन मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर इट। तो पार्शियल ड्रॉपर ये बैच से पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब लेक्चर मैं अभी आगे बताऊंगा कि कैसे अप्रोच क्या रखनी है, तो आप ये पढ़ तो सकते हो, ये चीज़ फॉर श्योर है। कोई ऐसा हम ड्रॉपर है, जैसे मैं भी जब ड्रॉप ईयर में अपने था तो मेरा मैक्सिमम चीज़ कंप्लीट रहता था, पर कुछ कुछ टॉपिक रहते थे जिनको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती थी और खुद से रिवीजन करना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप रिवीजन कर सकते हो सर्टेन चैप्टर्स का इससे। तो ये वो ड्रॉपर्स के लिए जिन्होंने मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट कर रखी है ऑलरेडी, यकीन से या एलन से या आकाश से, उनको रिवीजन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और वीक एरियाज़ के इंप्रूवमेंट के लिए, यानी अगर आप टेस्ट दे रहे हो, अभी टेस्ट देना शुरू कर दिया आपने और आपके कुछ वीक एरियाज़ रह गए हैं, जैसे मेरा रे ऑप्टिक्स का टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वीक था, तो मैंने तो यकीन के लेक्चर्स देख के किए थे। और उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हो, मतलब कि आपका कुछ कुछ वीक एरिया रह गया है तो आप उम्मीद बैच देख लो, वहाँ से वो चैप्टर ही देख लो पूरा, तो वो आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और इसको फॉलो कौन नहीं कर सकते वो मैं बताता हूँ। फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है, जो अभी अभी मतलब 12th के साथ दे रहे हैं, तो क्योंकि इसमें बस वो है, अगर आप फ्रेशर हैं, आपका मैक्सिमम चीज़ कंप्लीट नहीं है, तो आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है, आप इसको नहीं देखें, ठीक है। क्लास 11th वालों के लिए भी ये नहीं है, मतलब इस चीज़ पे मैं MR सर की बात से थोड़ा सा असहमत हूँ। MR सर ने ओरिएंटेशन में बोला था कि 11th वालों, अगर तुम्हारा 11th बर्बाद हो गया तो एक बार इसको देख लो और उसके बाद आप 12th पे जंप करो, तो आपका 11th काफ़ी सॉलिड हो जाएगा। पर ये गलत है, मतलब वन शॉट देखने से, मैं डायरेक्टली गलत भी नहीं बोलूँगा, सर ने कुछ सोच के बोला होगा, बट वन शॉट देखने से 11th, जिनका 11th ख़राब है, उनका ऐसे एकदम से इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। उनको हाँ टॉपिक का एक एलिमेंट्री आइडिया लग जाएगा, पर 11th में जो है, जिनका 11th बिल्कुल ही ख़राब है, वो सोच रहे उम्मीद फॉलो करने का, तो नहीं, आप बिल्कुल मत करो फॉलो उम्मीद को। आपका 11th अगर ख़राब है तो आप जाओ अर्जुना बैच से ही देखो, क्योंकि 12th में आपको बहुत टाइम मिलेगा। 12th का सिलेबस 11th के सिलेबस से बहुत कम होता है। अर्जुना बैच से देखो। अगर अर्जुना से नहीं भी देखना तो आप यकीन से देख लो, बट वन शॉट के पीछे मत भागो। आपके पास अभी बहुत टाइम लेफ्ट है, आपके पास पूरा 12th आपका बाकी है, तो आप आराम से कर सकते हो। तो 11th वालों के लिए तो उम्मीद बैच नहीं है, और उन फ्रेशर्स के लिए नहीं है कि जिनका सिलेबस बिल्कुल हुआ ही नहीं है, वो सोच रहे हैं कि उम्मीद देख के कर ले, तो उनके लिए भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई ड्रॉपर है, उन्होंने पिछले साल पढ़ रखा है, तो वो अभी देख सकते हैं। पर आप फ्रेशर है, आपने वो चैप्टर कभी देखा ही नहीं है और आप डायरेक्टली उम्मीद से करने जाएंगे, तो आपसे सवाल वहाँ पे सही नहीं होंगे। अभी शायद से आपको समझ भी आ जाए, पर एग्ज़ाम डे पे आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। और अगर आप 2-4 चैप्टर में भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, फिर वो आपका पूरा एग्ज़ाम बिगाड़ देता है। तो इसीलिए फ्रेशर्स के लिए तो नहीं है, क्लास 11 के लिए नहीं है। और वो स्टूडेंट्स जो चाहे 11th में 12th में हो, और या फिर फ्रेशर हो या फिर ड्रॉपर हो, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू ही नहीं की, जिनका भी 100-200 नंबर आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम अब 650 ले आएंगे, तो उनके लिए नहीं है भाई। मतलब उनसे अब नहीं होने वाला। जिनके 100-200 नंबर आ रहे हैं ना, वो अब सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे आखिरी के 3 महीने में। हाँ, वो 500-600 के आसपास तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं, उनको AIQ से सीट चाहिए, 650 प्लस मार्क्स चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि अप्रोच कैसे करना है। यानी आप अभी तक आपको पता लग गया किस किस को फॉलो करना है, ये चीज़, ये बैच को। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की हम बात करेंगे। तो फिजिक्स में लेक्चर आपको लाइव देख सकते हो। MR सर पढ़ाएंगे, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, एकदम अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। कनेक्ट करके पढ़ाते हैं चीज़ों को, 3-4 चैप्टर से, बहुत सारे फॉर्मूले, और क्लास में ही वो कोशिश करते हैं कि आपको याद करा दें। तो आप इसको लाइव देख सकते हो। और फिजिक्स को तो आई विल रिकमेंड कि आप 1x में ही देखो। आप अगर रिकॉर्डेड भी देख रहे हो ना, तो आप 1x में देखो, स्लोली देखो, 2x में मत देखो। सारे क्वेश्चंस को करो, जितने क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं लेक्चर में। एक तो अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं की है और अब आप सोच रहे हो कि उम्मीद से हम नीट क्रैक कर लेंगे, तो फिर इसमें काम चोरी मत करो आप। जितने सवाल कराए जा रहे हैं सारे हैंड पिक क्वेश्चन, मैंने अभी आपको बताया ना कि हाउ द लेक्चर्स आर डिज़ाइन, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। यानी कोई क्वेश्चन ऐसे आपको आसान, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन तो है ही नहीं जिसका नीट से रिलेवेंस ना हो। सब क्वेश्चन को सोच समझ के उठाया गया। ये नहीं कि कोई बुक खोला, उधर से 2 क्वेश्चन ला के डाल दिया, ऐसा नहीं किया गया है। हर एक क्वेश्चन को काफ़ी सोच समझ के आपके लेक्चर में लेके आया गया है, और हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ मीनिंग है कि इससे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। 1x पे देख रहे हो तो सर खुद टाइम देंगे कि चलो करो, और अगर उतने टाइम में नहीं हो रहा है फिर भी वीडियो को पॉज करो और फिर वो क्वेश्चन को आप करो। यानी आपको खुद से हर एक क्वेश्चन को करना ही है।
अब इसमें काम चोरी आप नहीं कर सकते हो। और उम्मीद में अगर किसी ने काम चोरी की, उम्मीद को ढंग से फॉलो नहीं किया और उसने कुछ नहीं पढ़ा है, वो सोच रहा था उम्मीद पढ़ के मैं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और उम्मीद को भी ढंग से फॉलो नहीं किया, तो उसका क्या फेट होगा आपको पता है ऑलरेडी। उसके बाद फिजिक्स के आपको नोट्स बनाने हैं, चाहे आपके पास ऑलरेडी नोट्स है नहीं है, आपको नोट्स बनाने हैं। कोई बोलेगा नोट्स मेकिंग में ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो आप टू द बेस्ट ये कर सकते हो कि उनके वो पीडीएफ अगर आपको मिल गए तो वो अच्छा है कि नोट्स के पीडीएफ है। एक बार आपको रिवीजन करने के लिए नोट्स की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो क्वेश्चन तो आपको रफ पेज पे सॉल्व करते रहना है जो भी क्लास में कराया जा रहा है। केमिस्ट्री में आप लेक्चर्स को 2x पे देख सकते हो। देखो, हमेशा ऐसे रैट रेस में भागने से अच्छा है कुछ डिफरेंट करो। सब लोग 1x पे देखेगा, लाइव देखेगा, आप 2x पे देखो, टाइम बचाओ। अगर आपको समझ आता है तो, नहीं आता है तो 1.5x पे देखो, तो आपका टाइम बचेगा। वो टाइम में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो केमिस्ट्री में 2x पे लेक्चर देख सकते हो, क्वेश्चन इसमें भी सारे करने, और नोट सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री का बनाना। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपके पुराने नोट्स है वो पढ़ लेना, वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए। या फिर यकीन के नोट्स प्रिंट करा के उसको पढ़ सकते हो, अगर अभी नोट्स बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं है और टाइम भी नहीं है अभी नोट्स बनाने का, तो केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री का नोट्स बनाना। बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो 2x पे लेक्चर देखो, एकदम बिंदास होकर, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लो चार्ट्स बनाओ, अभी बायोलॉजी जाकर देखो टीचर्स पढ़ा भी ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में रहे, मैक्सिमम चीज़ें एक बोर्ड पे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को साइडवेज में ऐसे लिख के कवर करा दे रहे हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में, पूरा ऐसे डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं पढ़ा रहे। तो आप भी फ्लो चार्ट्स बनाओ, ऐसे कॉपी लेके बैठो, जैसे जैसे सर बना रहे वैसे वैसे बनाओ, और एनसीईआरटी को साइड में खोल के रखो बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी पढ़ो, फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट को बाद में रिवाइज कर लेना 1-2 बार, और एनसीईआरटी को पढ़ो जितनी बार पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी को पढ़ना सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। और अब है कि लेक्चर्स के बाद क्या करें, तो लेक्चर्स के बाद आपको आपके नोट्स को रिवाइज करना है, इसलिए मैं बोला था नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवाइज करना है। एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है आपके बायोलॉजी में, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में। और सब में टाइम ना मिले छोड़ दो, पर इन तीनों में एनसीईआरटी को पढ़ लेना, साथ साथ में पढ़ के खत्म करना। नहीं, मैंने क्या बोला, लेक्चर्स के बाद आपका बेसिक मैथ खत्म हुआ, उसी टाइम बेसिक मैथ के नोट्स रिवाइज करने हैं आपको। आपका अगर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स खत्म हुआ, उसी टाइम आपको उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है। यानी लेक्चर्स के जस्ट बाद ये चीज़ को करके ख़त्म करना है, मतलब 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो, लेकिन उसी टाइम करके ख़त्म करो, सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। बाद के लिए चीज़ों को मत टालो, अभी टाइम है ही नहीं आपके पास कि ये मैं बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, बाद में, अब बाद में करने का ही टाइम नहीं है, क्योंकि अब कुछ बाद नहीं है, 2.5 महीने ही बचे हैं आपके पास। तो उसी टाइम नोट्स को रिवाइज करो, लेक्चर ख़त्म होने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ो, जितने डीपीपीज मिले हैं उन सबको सॉल्व करो। मैंने बोला डीपीपीज अच्छे वे में डिज़ाइन किए गए हैं, जेई के क्वेश्चन है उसमें, नीट के क्वेश्चन है, कोई इरेलीवेंट क्वेश्चन नहीं देखने मिलेगा आपको। तो डीपीपी को करो, और 37 ईयर के पीवाईक्यूज को करो, और 15 डेज पे जो टेस्ट है वो तो टेस्ट देना है, और साथ में आपको आपको पीडब्ल्यू के, एलएन के, आकाश के, जहाँ के अगर आपका थोड़ा सा सिलेबस हो गया, मतलब एक पार्ट हो गया, 7-8 दिन आपने उम्मीद कर लिया आपके 7-8 चैप्टर कंप्लीट हो गए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो पार्ट टेस्ट आप खुद से ढूंढ के जो सिलेबस आपका हो गया है उस पर दो। यानी टेस्ट देने से क्या होगा कि क्वेश्चन करने की हैबिट लगेगी। एट द एंड नीट में हमें जाके वहाँ क्वेश्चन ही करने हैं ना, तो इसीलिए आप पार्ट टेस्ट देना है। यानी ये टेस्ट जो है आपका, ये तो एक तो उम्मीद का प्रैक्टिस टेस्ट है, उम्मीद का ये आपका प्रैक्टिस टेस्ट तो देना ही है आपको। साथ में आपको पीडब्ल्यू, एलएन, आकाश, कोई भी दे सकते हो, एलएन, पीडब्ल्यू, आकाश का पार्ट टेस्ट, जैसे जैसे आपका पार्ट खत्म होते जा रहा है उसका पार्ट टेस्ट आप दे सकते हो आराम से। तो ऐसे करके आप टेस्ट दो। और अब आखिरी चीज़ है कि इस उम्मीद एनफ, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है पूरे साल, और ऐसा लग रहा है कि मतलब आपने पढ़ा तो है पर आप भूल गए हो, तो आपके लिए उम्मीद मतलब बेस्ट है, आपका उम्मीद से सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इसको बाय हार्ट फॉलो करोगे तो। अब आपको कहीं नहीं भटकना है, कोई दूसरे सोर्स पे भटकना ही नहीं है, आप आंख बंद करके अपने टीचर्स पे ट्रस्ट रखो उम्मीद के, और उम्मीद को फॉलो करो, तो आपका हो जाएगा। आपकी प्रिपरेशन अगर बहुत अच्छी चल रही है, आपको बस एक लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए चाहिए, तो आप फॉलो करो, आपका हो जाएगा। जो फ्रेशर्स है, जिनकी प्रिपरेशन एकदम अच्छी है, जिन्होंने सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर रखा है, अभी वो बोर्ड्स दे रहे हैं, बोर्ड्स के बाद आपको रिवीजन के लिए चाहिए, आप भी फॉलो करो, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, आपके लिए भी एनफ है। उन फ्रेशर्स के लिए नहीं है जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। अगर आपके बहुत सारे चैप्टर्स 11th के बचे हुए हैं, आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो आपके लिए तो नहीं है, आपका नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद एनफ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है, जो थोड़ा बहुत पढ़ते आ रहे हैं, जो 400-500 ऐसा स्कोर कर रहे हैं, वो अपने 100-150 मार्क्स, 200 मार्क्स पुश कर सकते हैं।
पर जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है जिन्होंने, उनके लिए उम्मीद नहीं है। क्योंकि तुम देखना, उम्मीद पे हर एक लेक्चर पे आपको 30,000, 40,000, 50,000 बच्चे देखेंगे जो कंटिन्यूअसली पढ़ रहे होंगे। एंड आते आते तक भी 20,000 बच्चे पढ़ रहे होंगे, पर वो 20,000 के 20,000 सेलेक्ट नहीं होंगे। सबके लिए उम्मीद इनफ नहीं है। पर अगर आप ड्रॉपर हो, आपने मैक्सिमम चीज़ें कर रखी हैं और आपको कुछ कुछ चैप्टर्स करने हैं, या फिर आप अगर उम्मीद को बाय हार्ट शुरू से लेके एंड तक फॉलो करते हो, सारा टेस्ट देते हो, सारा डीपीपी लगाते हो, सारा पीवाईक्यू लगाते हो, तो जाके, और जो भी चीज़ें मैंने मेंशन की यहाँ पे, 37 ईयर पीवाईक्यू टेस्ट दिया, डीपीपी लगाया, नोट्स रिवाइज किया, एनसीईआरटी पढ़ा, इतनी चीज़ें करते हो उम्मीद के साथ साथ, तो जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब तब आप श्योर रहो सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं ऐसे मेरे बोलने से आपको समझ नहीं आएगा। आप थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करके जैसे ही टेस्ट दोगे, और जब आपके टेस्ट में ग्रेजुअली मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे ना, तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि हाँ, अब मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और फिर आप आगे के उम्मीद के लेक्चर्स भी देखोगे और आप सेलेक्ट भी हो जाओगे। और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। ऑल दी बेस्ट।